और याद रखना गौरव, सबका कटेगा। मैं बोल रहा हूँ एक ही प्रैक्टिस रखिए कि अगर ये कल से बाहर जाता है तो क्या इम्पैक्ट करेगा जिस पर्सन का ये डेटा है। जब ये डेटा ब्रीचेस हैं, एक्चुअली में लोगों को क्या फर्क पड़ता है, या किसी कंपनी को, या कैसे इम्पैक्ट क्या होता है? अभी जैसे एक लेडी है, डेंटिस्ट है दिल्ली की, वो इस झांसे में फंस गई, बात करने लग गई, बोले आप, वो बोलिए मैंने कोई पार्सल ही नहीं भेजा। बोले नहीं मैडम, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले। वो डर गई, उनको इतना तक डराया। आपके हिसाब से उससे कितने पैसे ले लिए होंगे? 40,000, 50,000, लाख रुपए, ज्यादा 4.5 करोड़ दिए उसने। 4.5 करोड़? 4.5 करोड़। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गौरव बत्रा शो में। मज़ा आया आपको भरत पंचाल जी को सुन के, उनके बारे में, डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम के बारे में जान के और फ्रॉड्स के बारे में जान के। आज जो हमारे शो में आने वाले हैं वो बहुत ही जाने माने चेहरा है। आपको वो हर टीवी चैनल पे दिख जाएंगे, बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ दिख जाएंगे। अगर आपने ट्रोल पुलिस देखा है एमटीवी पे, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेटर थे। अगर आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हैं, डिज्नी ने करी है, नेटफ्लिक्स ने करी है, वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्रीज में वो आपको दिख जाएंगे। आपको कभी भी साइबर सिक्योरिटी या टेक रिलेटेड शोज होंगे टीवी में, वहाँ पे वो आपको दिख जाएंगे। और आज आपको वो गौरव बत्रा शो पे भी दिखने वाले हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ रितेश भाटिया के बारे में। वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। अराउंड 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। उन्होंने हर वो काम किया है, हर वो बिजनेस में जाके, और हर एक सिस्टम को वो जानते हैं जहाँ से साइबर क्रिमिनल के डेटा फुटप्रिंट को निकाला जा सकता है, कैसे सिस्टम को सिक्योर किया जा सकता है। और उनको जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग हम बोलेंगे। उन्होंने हर उम्दा सेलिब्रिटी के साथ यहाँ पे काम किया हुआ है मुंबई में। तो आज उनके साथ हम बात करने वाले हैं एआई रिलेटेड फ्रॉड्स, न्यू जनरेशन फ्रॉड्स, डीप फेक्स, कैसे आपका कोई फेस, आपकी कोई वॉइस यूज़ करके फ्रॉड्स करता है, और भी नई तरह के केस स्टडीज़ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, क्यूआर डिलीवरी फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो फ्रॉड्स जो हैं होते कैसे हैं और हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं रितेश भाटिया से। रितेश भाटिया, हाँ जी, आपका गौरव बत्रा हिंदी शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश। एंड आई थिंक बहुत ही सही रहता है आपसे बात करना। जब जब हमने इंटरव्यूज किए हैं, राइट, और बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपसे। एंड आई थिंक जब भी कुछ भी नया शुरू किया है साइबर फ्रेड में, मैंने आपसे ही किया है, राइट। तो इस एपिसोड में भी मैंने सोचा कि अगर हम कुछ बात करना चाहते हैं और ये एपिसोड शूट करना चाहते हैं, तो आपके बिना इनिशियल एपिसोड्स कवर अप नहीं होंगे, राइट। ये मेरा दुर्भाग्य है, नहीं मेरी हिंदी कमजोर है। अच्छा हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, ठीक, हाँ सॉरी यार, थोड़ी हिंदी कमजोर है और हिंदी शो है तो तकलीफ होगी। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। ठीक है। तो इसको जब शुरू कर रहे हैं, तो मेरा एक पहला क्वेश्चन है जो मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, और स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हम डेटा ब्रीच के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली क्राइम बहुत तरह के होता है, राइट, बहुत तरह। पर इसको थोड़ा हम जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और कंपनी के उससे देखते हैं तो डेटा ब्रीचेस बहुत होते हैं। और आप एक इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं और आप बहुत सारी कंपनियों के साथ काम करते हैं, राइट। तो डेटा ब्रीचेस आपने कैसे कैसे देखे हैं, कुछ उसकी एग्जांपल्स बताइए हमें, कुछ केस स्टडीज बताइए। ठीक है, तो अभी जैसे केसेस जो है, मैं मतलब नाम नहीं ले सकता उन कंपनीज का। हाँ। आप जानते हो मेरा प्रोफेशन कैसा है, तो एथिकल नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा उनका नाम लेना। लेकिन अभी तक हम जितना भी साइबर क्राइम्स के बारे में बात करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, ये वो जामतारा वाले हमारे साथ कर रहे हैं, हाँ। नू वाले हमारे साथ कर रहे हैं, मेवाड़ के, मथुरा वाले वगैरह सब कर रहे हैं, सही है। लेकिन वो जब आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं कि आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, आपका ये आधार नंबर है, तो आप कहीं ना कहीं उसको विश्वास करना चालू कर देते हैं कि यार ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन बोल रहा है तो ये सही है। जैसे अभी एक लेटेस्ट साइबर क्राइम लेते हैं,
जहाँ पे आपको कॉल आता है कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, आपके फोन से, आपके सिम कार्ड से आपने बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस या कॉल्स किए हैं जो कि बहुत इलीगल थे। अब वो कहता है कि आप जरा हमारे ऑफिसर से बात कीजिए, और वो पुलिस ऑफिसर होता है। जब हम पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपका नाम रितेश भाटिया है, आपका ये आधार नंबर है, आपका ये एड्रेस है, ये सिम कार्ड इस एड्रेस पे लिया गया है, ये आपका सिम नंबर है। तो इतनी सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन उसके पास कैसे आई? हमें एक ही चीज दिखता है कि ये एक आदमी बहुत चतुर आदमी है जो हमारे साथ क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। कभी तो एक सवाल कीजिए, ये डेटा कैसे आया है? गौरव आप ही बताइए, आपने कभी अपना एड्रेस डाला हुआ है ऑनलाइन? मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं डाला है। सोशल मीडिया पे हाँ, क्या आपका एड्रेस है? नहीं है। मैं आज जाके गूगल करूंगा, आपके ऑफिस का एड्रेस मिलेगा, आपका एड्रेस मिलेगा क्या? नहीं मिला। नहीं मिलेगा। तो ये एड्रेस उनके पास कैसे आया? अब वो एक एड्रेस उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि फिर वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। विश्वास जीत लिया क्योंकि अरे यार ये सारी इंफॉर्मेशन बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो ऐसे ही करके ऐसे बहुत सारे डेटा ब्रीचेस हुए हैं। तो कुछ सारे डेटा ब्रीचेस में तो ठीक है, नाम गए हैं, आप बोलो कि पब्लिक डोमेन पे है। काफी सारे लोग मुझसे ऐसे ही बोलते हैं कि प्राइवेसी बची कहाँ है, सब कुछ तो है। फिर मैं बोलते ठीक है बताइए क्या क्या आपके हिसाब से? तो कहते हैं हमारे नाम गए हुए हैं, हमारी ईमेल्स ऑनलाइन है, लेकिन वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, क्या फर्क पड़ता है? फिर मैं पूछता हूँ पासवर्ड्स, फिर वो सोचने की कोशिश करते हैं। फिर मैं उनको एक लेवल एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, एड्रेस, हाँ तो क्या हुआ, सब जानते हैं मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मैंने फ्लैट नंबर के साथ, ठीक है। फिर बाद में मैं उनसे पूछता हूँ आधार नंबर, हाँ आधार नंबर भी ठीक है ना, हम जेरोक्स लेने जाते हैं, बहुत लोगों के पास है, इसमें क्या हुआ इतनी पैसे? तब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, आपने कितने पिज्जाज खाए हैं पिछले 5 साल में, कैसे पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? अगर ये मैं पूरा रिकॉर्ड दिखा दूं और आपने कहाँ का खाए हैं पिज्जाज, तब क्या होगा? किस किस को भेजे भी हैं? नहीं, किसी और के साथ अगर खाए हैं तो ठीक है ना, आप अपने घर पे तो मंगा ही रहे हो, अभी आप कोई दूसरे के भी घर पे मंगा रहे हो, तो आपकी बीवी आके मेरे को पूछे कि भाई जरा निकाल के दिखाओ कि पिज्जा सिर्फ हमारे ही घर पे है कि किसी और के भी घर पे आए हैं। तो वो भी एक चीज हो गई है। वहां तक भी सब सही था, कोई लोगों ने बोला हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं उनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या मैं अगर बता सकूं कि आपने कौन सी लॉन्जरी खरीदी है, क्या कलर की, क्या ब्रांड की, क्या साइज की, तब वो डरना चालू करते हैं। तो आप मेरे को डेटा ब्रीचेस के बारे में बात कर रहे हो, आप सोचो किसी महिला को एक कॉल आता है, वो कहते हैं मैं इन कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैडम आपने ये ऑर्डर किया था, ये साइज, ये कलर, इस दिन पे ऑर्डर किया था और इस दिन आपको डिलीवर हुआ, आपने इतने पैसे भरे थे। क्या वो मैडम इस आदमी को विश्वास नहीं करेगी? करेगी। वो उससे बात करेगी, वो अब उसको कुछ भी कहने को चाहेगा कि जैसे अभी बीच में हम सुन रहे थे कि आप एक लकी विनर हो, ये हो। पहले कैसे हो रहा था, हम खाली नाम और एड्रेस बता रहे थे, हम बोल रहे थे आप लकी विनर हो। वर्जन 2 आया, क्योंकि वर्जन 1 में क्या हो गया, वो बोलने लग गए मैंने तो यहाँ से शॉपिंग ही नहीं की। वर्जन 2 में क्या आया, हाँ मैडम आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है। वर्जन 3 में क्या आ गया, इतना ज्यादा डिटेल्ड लेवल पे आ गया है कि आपने ये पेमेंट किया है इस चीज से, और ये कलर, ये साइज, ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पे शिप हुआ है। अब जाके वो जो मैडम है उनको डर तो लगेगा ही, मतलब वो तो सॉरी उस बहकाव में तो आ ही जाएगी, और फिर वो बोलेगी हाँ ठीक है क्या है, फिर वो उससे जो चीजें करवाता है। इस कारण भी साइबर क्राइम्स होते हैं। तो हमें लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो एक तरीका हुआ, दैट इज द मोस्ट, मतलब सबसे पावरफुल हथियार है साइबर क्रिमिनल्स का। लेकिन वही हथियार अगर डेटा के साथ मिल जाए, जो डेटा उसको वैलिडेट कर सकता है, आपका विश्वास जीत सकता है, तो आप सोचिए उससे क्या क्या होएगा। बीच में अगर हम बहुत सारे ब्रीचेस की बात करें तो हमारा फाइनेंशियल डेटा गया हुआ है। अब बोलोगे ठीक है इसमें वापस से क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए तो हमको इतने सारे KYC के मैसेजेस आने लग गए थे, हमारे ही पर्टिकुलर बैंक से आ रहे हैं कि आपका ये है, आपने बिजली का बिल नहीं भरा है। ये मेरी मम्मी को नहीं आया है क्योंकि मेरी माँ बिजली का बिल नहीं भरती है। तो कौन भरता है, या तो कभी मैं भरता हूँ या तो मेरे पिताजी भरते हैं। कभी ये चीज मेरी वाइफ को नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी और मेरे को आई है KYC का। यानी कि कहीं ना कहीं ये डेटा वहां से भी तो निकला है कि कौन भर रहा है, उसी को कॉल किया जा रहा है। एजुकेशनल डेटा गया है। अभी आप देखिए, एक तो ये हॉस्पिटल है बॉम्बे का, मशहूर हॉस्पिटल, वहां पे सारे MRI इमेजेस
सीटी स्कैन्स, हम्म। उनके रिपोर्ट्स, वो सारे लीक हुए पड़े हैं। आप सोचो उस हॉस्पिटल में ज्यादा करके पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज जाते हैं एंड हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं। मतलब एक क्या उनको स्ट्रेस नहीं होएगा? आज आपका स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी शायद आपकी सीट जा सकती है, आपके वोट कम हो सकते हैं, एक सेलिब्रिटी को शायद एक बिजनेस लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीजें गौरव ऐसा। हाँ, मतलब इसमें भी आप बोल रहे थे कि जो आम जनता है या जो लोग सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये डेटा ब्रीचेस हैं, एक्चुअली में लोगों को क्या फर्क पड़ता है, या किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशन को क्या फर्क पड़ता है, इससे इम्पैक्ट क्या होता है? मैं कंपनी की तो बाद में बात करूंगा, हम्म। मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं जिसका डेटा ब्रीच हुआ है। अभी आप सोचो उस पर्टिकुलर डेटा ब्रीच में, जैसे हाल ही एक बहुत बड़े जो ये ईयरफोन्स वगैरह सब बनाते हैं वो कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ है, लगभग कुछ 75 लाख जितना डेटा ब्रीच हुआ है। मैंने उसका सैंपल डाउनलोड किया, 10,000 रिकॉर्ड डाउनलोड किए मैंने। वहां पे मुझे क्या करना था, खाली मैं जाके अगर नेम टाइप कर रहा हूँ भाटिया, तो मेरे को बहुत सारे भाटियाज दिखे। मेरा नाम नहीं दिखा वो बात अलग है, लेकिन शायद वो जो 75 लाख डेटा की बात कर रहे हैं उसमें 100% मिलेगा। तो मैंने जाके देखा किसका क्या क्या पड़ा हुआ है। हाँ। तो मेरे को मतलब नाम दिखा, फुल नेम दिखा, एड्रेस दिखा, क्या प्रोडक्ट खरीदा, कितने पैसे का था, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, सारी चीजें देख ली। अभी आप इम्पैक्ट में देखिए आप, मेरे को एक केस याद है जब एक बहुत बड़े ये पिज्जा वालों का जब डेटा ब्रीच हुआ था, तो जो हैकर ने एक सर्च इंजन बना डाला था कि आइए देखिए आपका डेटा है कि नहीं। अभी जो कुछ लोग थे जिन्होंने उसका बहुत सॉलिड फायदा उठाया, उनके पास एक लड़की का नंबर था, लड़की का नंबर डाला, उसको उसका एड्रेस मिल गया, या किसी का एक ईमेल आईडी डाला और उसका पूरा एड्रेस मिल गया। हम हमारे घर में हमारे बच्चों को सिक्योर रख रहे हैं। हमारे मतलब जैसे मेरा बेटा है वो सोशल मीडिया पे नहीं रहता है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालता है। कहीं ना कहीं जो यंगर जनरेशन है, जेन जी में भी जो यंगर है, वो समझ रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उनको नहीं चाहिए, वो ज़्यादा ओवर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है कि बस हो गया ये सोशल मीडिया का, बहुत हो गया ये ओवर शेयरिंग का, ये उल्टा हमारे पे ही आ रहा है क्योंकि वो देखते जा रहे हैं सारे क्राइम्स। तो आप सोचिए अगर जब वो नहीं डाल रहे हैं तो और कहीं से आ रहा है। मतलब या खाई या कुआ, कहीं पे भी जाके उन पे इम्पैक्ट हो रहा है। एक दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए, हम बात कर रहे हैं एआई वॉइस स्कैम्स की आजकल। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप मेरे बेटे को तो जानते हो, रियांश को। अभी आपको पता है मैं और मेरी वाइफ निराली हम बहुत सारी जगह जाते हैं टॉक्स वगैरह देने के लिए। कहीं ना कहीं अभी जैसे मैंने नहीं डाला तो मान लीजिए वो दूसरी जो कंपनी है वो डाल देती है कि ये आ रहे हैं बात करने के लिए। पता चल गया किसी को ये आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अगर मेरा थोड़ा फैमिली का डेटा है सोशल मीडिया पे, वट एवर इट इज, उनको मालूम पड़ गया हाँ ठीक है मेरे फादर है, कहीं किसी ने डाल दी होगी फोटो, मेरी बहन ने डाल दी होगी वगैरह, किसी ने डाल दी होगी। अब उनका काम है मेरा बेटे को फाइंड करना, मेरे बेटे को फाइंड कर डाला उन्होंने कहीं ना कहीं से, उसका ज्यादा कुछ प्रोफाइल है नहीं, अब चाहिए उसकी आवाज। अब हमने जाके देखा तो उसकी आवाज कहीं नहीं थी, लेकिन उसके स्कूल ने उसका एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। फिर बाद में जाके देखा तो स्कूल ने सारे बच्चों का वीडियो डाला हुआ है। अब हमें आवाज मिल गई। तो अभी स्कैम क्या हो रहा है? स्कैम ये हो रहा है कि हमको एक आवाज चाहिए, उस आवाज को 2 मिनट के अंदर पूरा क्लोन किया जाता है, एंड नाउ वी डू समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट टू स्पीच। और उसमें हम क्या बोलते हैं, तो आवाज मेरे बेटे की है, रियांश की है, और उसमें क्या बोल दिया, दादा प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इतना वर्ड। वॉइस सैंपल है हमारे पास, ये मिल गया है, और ट्रस्ट मी गौरव, ये सिर्फ 3 मिनट का काम है। कल मेरे बंदे ने मेरे को मेरी आवाज भेजी। उसने मेरे को बोला सर मेरे को एक साइट मिली है, वहां पे ये होता है, आपकी आवाज भेजो। मैं नहीं भेजूंगा, जाके ढूंढ। कहीं ना कहीं से उसने ढूंढी। मेरी तो बहुत सारी जगहों पे ढूंढी, डाउनलोड की, मेरे को वो भेज रहा है कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज अभी ट्रांसफर कर दो। उसने वो करके भेजा, एग्जैक्टली माई साउंड। तो अभी वो लोग ने रियांश की बना ली, मेरे डैड को फोन कर डाला। क्या उसके दादा उस टाइम पे सामने वाला जो 1,00,000 2,00,000 जो भी मांग रहा है सुन के नहीं देंगे? क्या अंकल जी आपके पापा नहीं देंगे अगर वो ऐसा कुछ सुन लेंगे सानवी का या किसी का? तो ये रिस्क है,
और ये जो हमारा जो डेटा इतना, ठीक है, आप हमेशा लोगों को यही ज्ञान देते बैठते हो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है, नहीं कर रहे हैं ये लोग, फिर भी क्यों वो विक्टिमाइज हो रहे हैं? तो आप जरा कंपनी पे जरा ध्यान देखो हाँ कि इतना सारा क्यों, जब हम ये ईयरफोन्स वाली कंपनी देख रहे हैं, या जब हम वो पिज्जा वाली देख रहे हैं, या तो हम वो लॉन्ड्री वाली कंपनी देख रहे हैं, आपका जो पूरा का पूरा डेटाबेस क्यों बाहर आया है? आप खाली अगर आप एनालिटिक्स के लिए भी करना चाहते थे, आपको क्या जरूरत थी उस महिला का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर देने की? आपको तो सिर्फ एनालिटिक्स करना है ना, हाँ कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये एज ग्रुप है, उन्होंने इतने पैसे खर्चे किए, ठीक है, उतना आप कीजिए ना। तो ये जो कल्चर होना चाहिए ना, ये हमारे में है ही नहीं। हाँ, मतलब आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली मैं बात करूँ क्योंकि एक जो अपनी बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, हैव आई बीन पॉन्ड, राइट? हैव आई बीन तो पॉन्ड? मैं उसमें चेक कर रहा था एक बार, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ टाइम पहले ग्रोसरीज मंगाई मैंने घर पे, जी, तो वो पूरी कंपनी हैक हो गई, तो उसकी मेरी सारा जी। डेटा उसमें गया हुआ है। सारा आपका जो पूरा एड्रेस, फ्लैट नंबर, सब कुछ। वेबसाइट है एक जिसमें जी। हम प्रोफेशनल उसमें करते हैं सारा। वो मैंने एक सारा। बाइक खरीदी 3 साल पहले, तो बाइक में मेरा क्योंकि एड्रेस जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जाएगा, पूरा व्हीकल नंबर, सब कुछ वहां से लीक हो चुका है। तो जो वो कंपनियां हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं से डेटा लीक हो रहा है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करते हो, आप बहुत सारे एमएनसीज के साथ और इंडियन कॉर्पोरेट के साथ भी काम करते हो, तो यहाँ पे क्या कमी हो रही है कि ये जो कंपनियां अपना डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं? कहाँ पे ये मतलब वो क्या होता है, वीक पड़ जाती हैं, या मतलब कमजोर है कि अपना डेटा ही नहीं सेव कर पा रही हैं? क्या हो रहा है वहाँ पे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे जो जो कल्चर है ओवरऑल, हमारा हमारा जो भारतीय जो कल्चर है, हमेशा ऐसा रहा है शेयरिंग का, हमेशा रहा है बातें करने का। हम ट्रेन में भी बैठेंगे, अपना डब्बा खोलेंगे, सबके साथ बात करेंगे। आप तो यूरोप वगैरह इतना घूम चुके हो, आपने देखा होगा वो लोग कितने प्राइवेट रहते हैं, सेक्लूडेड रहते हैं, लोनली भी रहते हैं। हम कैसे घुल मिल जाते हैं, सब बात कर देते हैं, हम इतनी बात कर लेते हैं कि जब तक वो अगले स्टेशन पे उतरे उनको तो हमारे दादा दादी का सब कुछ पता चल जाता है। इतना इतना कुछ हम बोल देते हैं। हाँ, लेकिन उसको सिर्फ मेरे बारे में मालूम है, यहाँ पर इस कंपनी को सबके बारे में सब कुछ मालूम है, और हम सब फ्रीली दे देते हैं। हाँ, तो ये जो हमारे जो पहरेदार, मैं बोलूंगा साइबर पहरेदार है, शायद ये प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे मुझे लगता है इनमें वो इंटेंट ही नहीं है कि हम इसको बचाए। इनका फोकस बहुत ज्यादा टूल्स पे है, टेक्नोलॉजी पे है। ये कॉमन सेंस को साइड पे रख के आगे चल रहे हैं। लाइक सिंपल सी बात है, जिस इंसान ने भी वो डेटा एक्सपोर्ट किया था, क्या जरूरत थी नाम, नंबर और एड्रेस देने की? एड्रेस की तो जरूरत, आप शहर दे सकते तो फिर भी बोल सकते थे कि पूना में सबसे ज्यादा परचेसेस हुए, कोयम्बतूर में हुए, नॉन मेट्रो की बात करें तो सूरत, मतलब छोटे टियर 2 की बात करें तो सूरत के ज्यादा है। अब उतना करो तब तक ठीक है। तो ये जो कल्चर है ना, प्राइवेसी बाय डिजाइन एंड प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट, ये दिमाग में ही नहीं है। और ये जो दिमाग में है ना, ये जो हमारे इधर जो घर बनाते हैं उनमें ज्यादा है। वो जब भी घर बनाएंगे वो क्या करेंगे, बाथरूम का डोर क्या कांच का डालेंगे? फ्रॉस्टेड ही डालेंगे, अगर डालेंगे लकड़ी का ही ज्यादा डालते हैं। क्या उसको खुला रखेंगे? क्या ताला चाबी नहीं देंगे? पूरी तरह से इंश्योर करेंगे ना प्राइवेसी है, कि कोई कपड़े चेंज कर रहा है तो दरवाजा है कि नहीं है। उनके दिमाग में वो प्राइवेसी है, उनके दिमाग में भी वो सिक्योरिटी है, अगर आग लग गई तो क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं फोकस पूरा हो गया सिक्योरिटी बाय डिजाइन, वो भी अब भी 20 साल बाद। लेकिन प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट, प्राइवेसी बाय डिजाइन वो अब तक नहीं है। तो ये जो इंटेंट ही नहीं है, वो वहां तक सोचते ही नहीं है कि अगर ये डेटा चला गया तो क्या होगा। और याद रखना गौरव, सबका कटेगा। कोई कंपनी कितना भी कर ले, उसका कटेगा ही कटेगा। अब बड़ी सी बड़ी कंपनीज, आप एग्जांपल ले लो, आप तो इतनी बड़ी कंपनीज में काम किए। वो है, मतलब सो अभी मैं इससे अगर आपके निकालूं निष्कर्ष, तो बट हम क्या बोल रहे हैं कि जो ओवर शेयरिंग का इंफॉर्मेशन है, और जो हम हमारा डेटा लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कलेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, राइट, वो है। बट अभी चलो इस टाइम पे मैं फ्यूचर में नहीं करूँगा, बट कंपनीज ने डेटा तो कलेक्ट कर ही रखा है ऑलरेडी, राइट। तो ऑल जितने भी इंडियन सिटीजन है, कहीं ना कहीं से अगर कुछ नहीं तो किसी ने जाके मॉल में लॉटरी का फॉर्म तो भरा ही है, राइट। तो अभी उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है? उसको कोई फ्रेमवर्क है, कुछ इंसिडेंट मैनेजमेंट है जो कंपनियां काम कर सकती हैं जिसमें, या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
देखिए मैं वापस से यही बोलूंगा कि इस हिसाब से आप काम कीजिए। मैं कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने और हमने हमारी इंडस्ट्री में देख लिया है। हमने सब कुछ देखा है, सारे फ्रेमवर्क्स देखे हैं, आईएसओ हो, निस्ट हो, जो भी देखो हमने सारे फ्रेमवर्क सारे कंपनी से किए, फिर भी डेटा बाहर आया है। तो फिर हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मैं बोल रहा हूं एक ही प्रैक्टिस रखिए कि अगर ये कल से बाहर जाता है तो क्या इम्पैक्ट करेगा जिस पर्सन का ये डेटा है। अब वो पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, थर्ड पार्टी वेंडर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका सप्लायर हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है। वो देखिए कि क्या जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो उसको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या वो मैप कर पा रहा है ये इसी का डेटा है, क्या वो उसको ये बोल पा रहा है अरे हाँ मेरे को ये मिल गया है तो ये इस बंदे का है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर आ गया है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि आप उसको सूडोनामाइज कर डालिए, अनोनिमाइज कर दीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो पहले यहां से चालू कीजिए। कॉन्सेंट, नोटिस, वो जो नो प्रिंसिपल्स है हमारे डेटा प्राइवेसी के, वो फिर भी बात की बात है, लेकिन आप तो पहले इस हिसाब से चलिए कि ये डेटा कल बाहर आया तो क्या। अब मेरा अगर नाम आ रहा है, सूडोनामाइज मतलब क्या, आपने रितेश भाटिया डाला है तो R**B**** डाल दिया, या रितेश की जगह राजेश कर दिया, रितेश की जगह रिकी कर दिया, रितेश की जगह रिकी कर मतलब कुछ भी बोल दिया आपने। तो आप वैसे इसको सूडोनामाइज भी कर सकते हो। अनोनिमाइज मतलब क्या कि हाँ दिखे नहीं, मास्किंग कीजिए, दो अलग डेटाबेसेस में डालिए, दो अलग टेबल्स में डालिए, अगर दो अलग डेटाबेस तो नहीं, दो अलग टेबल्स में डालिए। जब आप किसी को दे रहे हो वो सोचिए कि क्या इसको उतने डेटा की जरूरत है, इसको किस चीज की जरूरत है। सिर्फ एनालिटिक्स के लिए तो सिर्फ उतना ही देखने दीजिए ना उसको कि क्या एनालिटिक्स है। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ये डेटा ब्रीच हो गया तो क्या, राइट? तो इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जहाँ पे हम मेरे हिसाब से हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कमजोर है। पहले ये मानती नहीं है, जब मानती है तो बहुत टाइम बाद मानती हैं। आप सर्ट को इन्फॉर्म करो या मत करो, आप अपने रेगुलेटर को इन्फॉर्म करो या मत करो, जिसका डेटा गया है उसको तो इन्फॉर्म करो पहले उस कहीं आपके हॉस्पिटल में कोई आता है, उसकी कुछ डेथ हो जाती है, उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, आप पहले फैमिली को इन्फॉर्म करते हो, पुलिस को नहीं करते हो, बाकी लोग को नहीं करते, उसकी फैमिली को तो बताओ। तो उसी हिसाब से पहले आप मेरे को तो बताओ कि मेरा ये डेटा बाहर हो गया है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपने अगर मेरे को एक मेल भेज दिया कि देखो रितेश जी गलती हो गई, मतलब हैकर ने हैक कर दिया, हालांकि हमारे पास बहुत सॉलिड सिक्योरिटी सिस्टम्स है, फिर भी बहुत एडवांसमेंट्स हो गई है, हैक हो गया है, आप प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आपको कॉल आता है या ऐसा कुछ भी आता है हमारी कंपनी के नाम से कि आप ये जीत चुके हैं वगैरह, तो कम से कम आप मेरे को अलर्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे को अगर ऐसे कंपनी से कॉल आ गया कि आप एक लॉटरी जीत गए हो वगैरह, मैं एक अलर्ट रहूंगा। और ऐसे में कंपनी की रेपुटेशन सिर्फ बढ़ेगी, वो जितना छुपाएगा उतना मेरे जैसे लोग तो जाके बाहर बात करेंगे कि भाई क्या है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन आया नहीं आया। ये इसके लिए हो रहा है कि इनके इंटरनली ना, इनकी जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है ना, वहीं पे इनका मेल जोल नहीं है। यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इंसान का होना बहुत जरूरी है, एक एचआर पर्सन का होना बहुत जरूरी है, एक लॉयर का होना बहुत जरूरी है, सीएफओ का होना बहुत जरूरी है, वो ब्रांड वाले का होना बहुत जरूरी है कि हमने इन्फॉर्म करना है। लॉयर बोल देगा मैं रेगुलेटर को करता हूँ, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाला बोल देगा ठीक है मैं बाकी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को कर देता हूँ, या तो मैं कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। एचआर वाला बोलेगा कंपनी के लोग प्लीज आपने बाहर कुछ भी ये चीज डिस्कस नहीं करनी है। ये इतना सिंपल सी चीज है, आपको क्यों एक फ्रेमवर्क की जरूरत है? नहीं सही बोल रहे हैं आप। और मैं आई थिंक आपने बहुत सारे केसेस पे भी काम किया है। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते नहीं है कि उसका इम्पैक्ट एक इतना बड़ा होगा। कोई ऐसा केस स्टडी है आपके पास जिसमें सामने वाले को लगा कि अरे नहीं इससे तो कुछ नहीं होने वाला, बट थोड़े टाइम बाद पता चला कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया उससे? कुछ ऐसा एक केस जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? सारे के सारे जो केसेस अभी हो रहे हैं ना, इस सारों के पीछे डेटा ब्रीचेस का हाथ है। इतना इंफॉर्मेशन मिलना, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी हाल फिलहाल भी क्या चल रहा है, हाल फिलहाल जैसे चल रहा है
कि आपने जो पार्सल भेजा है, हम यहाँ से ये कुरियर कंपनी से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, वो भी अभी ऑटोमेटेड आ रहा है कि आपने जो हाँ। पार्सल भेजा है वो रिटर्न आया है। प्रेस 1 टू इग्नोर, प्रेस 2 टू स्पीक टू दी ऑपरेटर। ज़्यादा करके लोग 2 दबा देते हैं कि यार ये क्या पार्सल था। वहाँ पे एक ऑपरेटर से बात हो रही है, वो बोल रहे हैं आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, हाँ है एड्रेस, मैडम आपका आधार नंबर ये है, या सर आपका ये पैन कार्ड भी ये है, ठीक है, आपने एक पार्सल भेजा है यहाँ पर, ये आपका घर का भी नंबर है, सब कुछ है, फोन तो आपको आया तो मोबाइल नंबर भी है, आपका ईमेल आईडी भी है। अभी जैसे एक लेडी है, डेंटिस्ट है दिल्ली की, वो इस झांसे में फंस गई, बात करने लग गई, बोले आप, वो बोलिए मैंने कोई पार्सल ही नहीं भेजा। बोले नहीं मैडम आपके पार्सल में ड्रग्स मिले। वो डर गई, अरे बाप रे। वो बहुत डर गई। बोले आप प्लीज नारकोटिक्स के चीफ से बात कीजिए। फोन ट्रांसफर हुआ नारकोटिक्स के चीफ के साथ। उन्होंने बोला आप स्काइप डाउनलोड कीजिए, हम आमने सामने आपका इंटरोगेशन करेंगे। वो बोली क्योंकि मैं तो इस शहर की हूँ। वो बोले लेकिन हम तो बॉम्बे से हैं, वो थी दिल्ली की। बोले आप स्काइप जैसे डाउनलोड किया, पूरा सेटअप बनाया हुआ है पुलिस का, एक हवलदार चल रहा है, एक ऑफिसर जा रहा है, उतना दिखा दिया, बाद में वीडियो ऑफ कर दिया। उनको बोला आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम आपके फादर को भी अरेस्ट करेंगे, आपकी मदर को भी करेंगे, आपके छोटे भाई को भी करेंगे वगैरह। ऐसे करते 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 वो मतलब बहुत रोने लग गई। 6-7 घंटे तक उसको स्क्रीन के आगे ही बैठा के रखा। उससे इतना भी कहा कि अभी आप अपना आधार कार्ड होल्ड कीजिए, अभी आप पीछे का दिखाइए, अभी आप थोड़ा हिलिए, अभी आप ये वर्ड्स बोलिए, अभी आप पैन कार्ड लीजिए। ये सब क्यों करा रहे? क्योंकि यही सारी चीजें बाद में केवाईसी वेरिफिकेशन के काम में आती है। उनका तो वो तक भी वीडियो ले लिया, उनको इतना तक डराया। आपके हिसाब से उससे कितने पैसे ले लिए होंगे केस सेटल करने के लिए? जो एवरेज 40,000 50,000 40,000 50,000 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा 4.5 करोड़ दिए उसने। 4.5 करोड़। 4.5 करोड़। आपका जो फ्लैट है यहाँ पर वो भी उसके हाफ रेट का है। आप सोच सकते हैं 4.5 करोड़। अभी हम बोलेंगे यार डेंटिस्ट होके बेवकूफ है, बात वो नहीं होती है। ये आप इतना इंफॉर्मेशन से आप एक ट्रस्ट करना चालू करते हो। जब मेरे को कॉल आया था सेम चीज का, मैंने जब स्पीकर पे डाला था, आप सोचो मेरी जो टीम है जो साइबर में है, 15 मिनट बाद उनमें से एक आके बोलता है सर ये सही लग रहा है। तो वो जिस अथॉरिटी से बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो डेटा है। तो आप सोचिए क्या इम्पैक्ट है। आप इसका छोड़िए, दूसरी लेडी है, अब 4.5 करोड़ सुनने के बाद आपको 10 लाख बहुत कम लगेगा। एक लेडी है बेंगलोर में है, लॉयर है, उन्होंने 10 लाख दे दिए, सेम केस। लेकिन उसके साथ और क्या किया, उसको बोला आपका एक वीडियो भी ऑनलाइन है किधर, जहाँ पे आपका इधर तिल दिख रहा है, इधर तिल दिख रहा है, तो हम मतलब उसका भी केस बना रहे हैं वगैरह। आप सारे अपने कपड़े उतारिए। लेडी को पूरा स्ट्रिप करवाया है, उसको पूरा घुमाया है, उसको स्प्रेड करवाया, हाथे ऊपर करवाई हैं। अब वो वीडियो भी ले लिया, अब उसको उस चीज पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बात आ रही है, हम बोलेंगे उसने ये क्यों किया। हाँ क्यों किया मैं पूछना चाहता हूँ। वो उसने ये सब इसके लिए किया क्योंकि वो डर गई। वो क्यों डर गई? क्योंकि सामने वाले ने इतने कॉन्फिडेंस से बताया जो सच्चाई थी, जो उसके डिटेल्स थे। ये डिटेल्स कहां से आए हैं? इसने जाके नहीं दिया है दुनिया को। तो कहीं ना हम ये पूरी साइबर क्राइम्स की दुनिया में ना हम डेटा ब्रीचेस को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। मतलब ये तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थोड़ा डर लगने लग गया है अभी तो। रितेश, आई थिंक जब भी तुमसे बात करता हूँ कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं इस करने में। तो ये सब पे जो अभी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और अभी नया नया डीपीडीपी एक्ट भी आया है, राइट? तो उससे ये सब चीज़ों पे फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन बात वही आती है कि इसके पहले भी बहुत सारे लॉज आए हैं। क्या हमारे साइबर क्राइम्स कम हुए हैं? बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी देखोगे तो जैसा हमारा जो डिजिटल प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो बिल है हमारा, एक्ट है सॉरी,
उसमें अभी जैसे क्या किया हुआ है, एक पेनल्टी डाली हुई है 50 करोड़ टू अ कंपनी विच कैन गो अप टू 500 करोड़। 50 करोड़ है, 250 करोड़ है, 500 करोड़ है, सही चीज है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो पैसा, जो पेनल्टी जो गवर्नमेंट लगाएगी, जो विक्टिम हुआ है उसको आप क्या दे रहे हो? पेनल्टी तो आपने ले ली, अभी आप बोलोगे विक्टिम से, देख भाई हम तो आगे से ये कंपनी ध्यान देगी, इसको देख के बाकी सारी कंपनियां ध्यान देंगी, तो अभी आपका वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो इंडिविजुअल है जिसका डेटा गया है, जब उस पे वो इम्पैक्ट होएगा, जब उसके वो 10 लाख मिलेंगे, तो क्या आप उस टाइम पे, अगर आपने मान लो 50 करोड़ लिया है, 5 करोड़ लिया है, जो भी है डिपेंडिंग मजा है, उसमें से आप इसको कुछ दोगे तभी? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मतलब ये भी कहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एंड मोर ओवर इंडिया इतनी लार्ज कंट्री है, आप देखो मतलब लगभग 80 से 90% हम स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं। हमको अभी तक साइबर सिक्योरिटी नहीं मालूम है। हमारे लिए अभी भी एक फ्री एंटीवायरस हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी है। सही बात है। फायरवॉल क्या चीज है हमको नहीं पता है। हम ठीक है, हम लगा भी देंगे हमने, लेकिन सिर्फ डब्बा लगाया, उसके अंदर पॉलिसीज भी डिफाइन नहीं की है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, हमें आता ही नहीं है, क्योंकि आईटी वाला ही साइबर वाला है। जब साइबर वाले के पास जाते हैं, इनके रेट्स इतने ज्यादा होते हैं। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में हमारे चार्जेस कैसे रहते हैं, तो चाह के भी सिक्योरिटी नहीं करना। आपके तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो वो चाह के भी वो नहीं कर सकता है। चलो, अच्छा लगा रितेश आपसे बात करके, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहता है, हटके रहता है। हमेशा जब भी बात करो ऐसा लगता है कुछ नया ही बात कर रहे हैं, पर फिर भी एक लास्ट पार्ट है इस प्रोग्राम का, जो इसमें मैं बोलूँगा कि आप मेरे ऑडियंस से डायरेक्टली बात करिए कि अभी जैसे उनको फ़ोन आ रहा है, या उनको लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या उनका जो लोग उनसे इन्फॉर्मेशन मांगती हैं कंपनियां, राइट, किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो उनके साथ, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आम जनता के लिए? पहले हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हो, लेकिन अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो इतना याद रखिए, आप हमेशा एक गलती करते हो कि आप अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड, ये जीपे वगैरह, यूपीआई, ये सारा ब्लॉक करा देते हैं। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट कॉल, आपका पहला कॉल जाना चाहिए 1930 पे। ये गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग कंट्रोल रूम है, साइबर क्राइम का कंट्रोल रूम है एक हिसाब से। तो आप 1930 पे कीजिए। आपको भले ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ घंटी बज रही है या एंगेज आ रहा है, ट्राई करते बैठिए, क्योंकि आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को कट चुका है, तो वो लोग भी कॉल कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ट्राई करते बैठिए और कहीं ना कहीं उनसे बात कीजिए। वहाँ अगर नहीं हो रही है तो जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, विच इज़ cybercrime.gov.in, वहाँ पे जाके आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। 3 दिन के अंदर आपको पुलिस कॉल करेगी, स्टेशन पे बुलाएगी, और आप अपना पूरा बयान दे सकते हो। और वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो जितना आपका जो पैसा गया है वो फ्रीज हो जाए और बाद में वापस आ जाए। अब जहाँ तक बात आती है कि इनको हम टैकल कैसे करें, कैसे पता करें कि ये फेक है कि ये सही है, तो इतना याद रखना, ये हम जिस एरा में हैं जहाँ पे अभी एआई का इतना ज़्यादा एआई इतना फैल चुका है, उसमें याद रखना, आप जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं और जो भी पढ़ते हैं, वो शायद फेक हो। शायद का मैं बोलूँगा 90% वो फेक ही हो। हम देख चुके हैं डीप फेक्स क्या हो रहा है, हम देख चुके हैं कि वॉइस क्लोनिंग स्कैम्स में क्या हो रहे हैं, यहाँ तक कि डीप न्यूड्स हो रहे हैं, एआई से लेके मॉर्फिंग जो हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो भी देख चुके हैं। तो इसके लिए कभी भी ऐसा आपको कोई कॉल आए या कुछ आए, 3 टूल्स है, ये 3 टूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये 3 टूल्स या जो 3 ऐप्स मैं बोलता हूँ, आपको मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करना है, अपने दिमाग में डाउनलोड कर दीजिए। तो इंस्टाग्राम पे क्या ट्रेंड हो रहा है, POV, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमारा POV अलग है। हमारा P है डोंट पैनिक, पॉज, रुकिए जरा, ठहरिए। फिर O, जीरो ट्रस्ट, शायद ये गलत हो, शायद ये फेक हो। जब आप बोलोगे हाँ यार ये शायद गलत हो सकता है, ये जो इंसान है शायद पुलिस का नहीं है, आप अब जाके वेरीफाई करोगे। फिर आप 100 पे कॉल करके फ़ोन कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में फ़ोन कीजिए, आप अपने बैंक में फ़ोन कीजिए, कहीं पे भी फ़ोन कीजिए, आपको कोई ना कोई तो जानकार आदमी बता देगा कि इस धासे में मत आइए, ये सब फेक है। तो POV याद रखना, पॉज, जीरो ट्रस्ट एंड वेरीफाई। ट्रस्ट मी, आपके साथ फिर ये ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता है। वो बहुत अच्छा लगा रितेश आपसे बात करके, एंड
मेरा तो रहा ही है हमेशा, हैम्पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो नए लोगों के साथ नया हैम्पर आपके ये लिए। कुरकुरे है इसमें वापस। वो अभी आप देख सकते हो, इफ यू वांट टू ओपन तो खोल भी सकते हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली अ प्लेजर। हाँ लेकिन डायबिटिक हूँ, देखो मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये आप ही रखिए। ओके, फेरेरो रोचर है, अच्छे वाला है, कोई कुरकुरा बात नहीं, दिया, कोई पर आई बात थिंक नहीं है। दूसरा वाला आपको अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं हूँ फैन स्टेशनरी का। देखो एक और इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, देखा, मैं इसलिए बोलता ना प्राइवेसी हम जो बात करते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। खैर कोई साइबर क्रिमिनल ये तो नहीं बोलेगा सर आपको आपकी हॉबी में से आपको स्टेशनरी कलेक्ट करना याद है। हाँ, ओ वाओ, ब्यूटीफुल स्मॉल कॉम्पैक्ट कार्ड विद अ ब्यूटीफुल कीचेन एंड अ नाइस ब्राउन कलर। दिस इज चेरी कलर, आई थिंक इट्स चेरी और मैरून Yes, कलर, बट आई it's थिंक beautiful. मुझे बहुत अच्छा And, लगा। नहीं ये बहुत सुंदर है, और मेरे पास भी कुछ है, हमेशा आप ही देते हो, लेकिन हमारा भी हक बनता है, हमने भी आपको अरे देना चाहिए। धन्यवाद, हमारे लिए धन्यवाद। अपॉर्चुनिटी है टू कम टॉक, एंड आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। थैंक यू। हाँ, दिस इज अ मनी क्लिप, यानी कि आपको कभी अपना इतना मोटा वॉलेट नहीं रखना है, तो अपने तो safety. ऐसे छोटे मोटे टिप देने के लिए Okay. वगैरह मेन वॉलेट निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज कीप इट ओवर। थैंक यू, धन्यवाद रितेश जी। और मुझे लग रहा है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए जीबी शो हिंदी, हर मंगलवार शाम 6 बजे। बाय बाय।